नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। भारत एट 7 कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। आरजी कर रेप मर्डर केस मामले में दोषी संजय रॉय को मिली उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर हुई थी हैवानियत की शिकार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार। भाजपा ने आपको फंडिंग पर घेरा, तो वहीं कामकाज को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने का रास्ता साफ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। सीएम धामी ने कहा, लगभग पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की मौत। उच्च स्तरीय मंत्रालयीय टीम ने शुरू की जांच। स्थानीय प्रशासन ने सामान्य स्थिति के लिए किए पुख्ता इंतजाम। और प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग की घटना मामले में सरकार ने गठित की जांच कमेटी। कमेटी 2 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। तो भारत एट 7 में हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता की विशेष अदालत ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के एकमात्र दोषी संजय राय को सजा सुना दी। पश्चिम बंगाल की सियालदा अदालत ने आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50,000 रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया है। कोलकाता के जिस डॉक्टर से रेप और मर्डर केस ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया था, उस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले की सबसे अहम बात यह है कि दोषी संजय रॉय को जीवन भर जेल में ही रहना होगा। मामले में दोषी संजय रॉय पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं फैसला सुनाते हुए सियालदा कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार को मृतका के परिवारजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आपका सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल के बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ। कोर्ट के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। जूनियर डॉक्टरों ने सियालदा अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं पीड़िता के माता पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और इस मामले को उच्च न्यायालय ले जाने की योजना बना रहे हैं। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे। सीबीआई को जो रोल है, उनके लिए हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न थे जो इनके जुड़े हुए थे। इस हत्याकांडों से आउट सारे जो है, जो लोग प्रमाण लोपाट किए थे, और जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बोला है जे मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है इसमें, उनका कोई जांच उन्होंने नहीं किया है। वहीं मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि मामले में सीबीआई को केस मिलने से पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई सबूत नष्ट कर दिए। बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आरजी कर मामले में वर्डिक्ट तो आ गया, पर क्या पूरा न्याय हुआ है? डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, माता पिता इस पीड़िता के, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें क्लोजर मिला है। 9 अगस्त 2024 को हुए इस जघन्य अपराध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। 12 अगस्त 2024 को मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पद से इस्तीफा दिया था। 20 अगस्त को मामले की सुनवाई तय की। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 अगस्त 2024 को केंद्र ने सीआईएसएफ को
आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। 24 अगस्त 2024 को मुख्य आरोपी संजय राय समेत 6 लोगों को लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया। 25 अगस्त 2024 को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। 18 जनवरी 2025 को सियालदह कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार दिया था। प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन इस मामले में माना जा रहा है कि अब शायद ऊपरी अदालत में यह मामला जरूर जाएगा। अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप लगाने और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने को लेकर भी मानो होड़ लगी हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घर को उपलब्ध कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-25, 30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे ध्यान भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाया। तो वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। प्रवेश जी और आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चलाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आप और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में सोमवार को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रही। चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की चुनावी खबरें तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने के बाद सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग गई। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द, नियमावली प्रस्ताव पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर। जनवरी में लागू हो सकता है यूसीसी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो चुका है। राज्य में यूसीसी लागू करने से जुड़ी लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके लागू होने की तारीख की घोषणा की जाएगी। आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है। भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को इसी माह लागू करने की प्रतिबद्धता बार बार दोहरा चुकी है। ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि 26 जनवरी को इसे लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। यूसीसी को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अनुमति दे दी है। साथ ही इस बैठक में 10 अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड, जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बना चुकी है। अब यूसीसी को लागू करने के लिए नियमावली प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने के लिए तमाम तरह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। संजीव सुंद्रियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत एट 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एमडीएच की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे मनाली विंटर कार्निवल की। मनाली में सोमवार से विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई। स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस कार्निवल का शुभारंभ किया और अगले 5 दिनों तक अब मनाली में हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति के रंग नजर आने वाले हैं। स्थानीय पर्यटन कारोबार को इससे फायदा पहुंचने की उम्मीद है और साथ ही सैलानी भी इस कार्निवल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए मनाली से संवाददाता हेमलता शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मनाली विंटर कार्निवल में ना केवल नाच गाना और पारंपरिक वेशभूषा बल्कि यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से महिला मंडल समूह पहुँचे हैं वो कई तरह के संदेश इस वक्त देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहे पैम्फलेट्स हो या फिर उनके हाथ में रखा हुआ श्री अन्न हो। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवाल का आगाज हो गया है। इस कार्निवाल में एक तरफ जहां हिमाचल की संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं, वहीं इस बार विंटर गेम्स का भी इस कार्निवाल में आयोजन किया जा रहा है। इस बार 5 दिवसीय इस कार्निवाल का आयोजन 20 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने किया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसका शुभारंभ करना था, लेकिन मुख्यमंत्री खराब मौसम के चलते मनाली नहीं पहुंच पाए और इसकी वजह से कार्निवाल का हिस्सा बनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। कोई सिस्टम होना चाहिए। ये एक तो इस बार कार्निवाल इतना लेट कर दिया
ऊपर से ये अब झांकी को इतने लेट लतीफ कर दिया इन्होंने। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। इस विंटर कार्निवाल में मनाली विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवाल आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं और इसके लिए देश के अन्य राज्यों से भी पर्यटक और प्रतिभागी कार्निवाल में पहुंचे हैं और खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। कार्निवाल में करीब 270 महिला मंडल पहुंचे हैं और प्रदेश की संस्कृति के रंग इस कार्निवाल में बिखेर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकती हैं कि जो दहेज प्रथा है उसको लेकर के बहुत खूबसूरत संदेश यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं से बात करके जानेंगे क्या संदेश है। पुरानी परंपरा हमारी वो खत्म हो रही है, वो दर्शाना चाहते हैं हम। पिछली बार हमने वो पर्यावरण की निकाली थी, इस बार हमने पुरानी शादी। क्या मानते हैं दहेज प्रथा कितनी बुरी है हमारी सोसाइटी? बहुत बुरी है, इसलिए लड़कियों के लिए बहुत बुरी है। इसके लिए हम ये निकालना चाहते हैं कि पुरानी जो भी परंपरा ये खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है, कि इसको दर्शाया जाए कि ये बिना दहेज की शादी है। विंटर कार्निवाल का मनाली में हर साल आयोजन किया जाता है और शिमला विंटर कार्निवाल की ही तरह मनाली विंटर कार्निवाल को लेकर भी सैलानियों में खास तौर से उत्साह रहता है। खूबसूरत संदेश दिया जा रहा है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारे समाज में आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं जहां पर दहेज के लिए जो महिला है उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है। मनाली से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर बिहार से, जहां राजधानी पटना में करीब 42 साल के बाद सोमवार से 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो गया। पीठासीन अधिकारियों का ये 85वां सम्मेलन है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार करीब 42 साल बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसमें 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सम्मेलन में दिल्ली और गोवा के सदस्य शामिल नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के कारण वहां के विधानसभा के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नए संकल्प और नए विचारों के साथ इस सम्मेलन के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का लक्ष्य है। कई अच्छी परंपरा बनाई गई और कई अच्छे कानून बनाए गए। उन्होंने लोकसभा में नियोजित तरह से सदन को नहीं चलने देने पर चिंता जाहिर की। संसदीय समितियों के योगदान को बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आज भी देश और दुनिया के अंदर हम सबको जियो जीने की राह का संदेश दे रहा है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधान मंडलों का योगदान है। जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही है। गौतम बुद्ध ने जो इस दुनिया में शांति का संदेश दिया है, वहां भी एक कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो इतिहास में जो भारत में, आज के भारत में रहने वाला 2 स्थान है, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। नालंदा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया, अब वहां शुरुआत हो गई साथियों। देश में सबसे पहले साल 1921 में देश का पहला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था। हालांकि बिहार में इससे पहले 1982 में सम्मेलन किया गया था और उससे पहले 1964 में भी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इस सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। कार्यक्रम के आखिरी दिन सम्मेलन में शामिल राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ अन्य लोगों के बिहार भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि दूसरे राज्यों के लोग बिहार के गौरव को जान सकें। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात मध्य प्रदेश की खबर की। देश में स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरियों में आए खिलाड़ियों को कोच का सही प्रशिक्षण देकर अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करवाया जाएगा। इसके लिए देश की खेल नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। ये बात केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि साल 2036 में देश में ओलंपिक खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए भी भारत सरकार ने फुल प्रूफ प्लानिंग की है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में खेलों की अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। हम बहुत जल्द नई राष्ट्रीय खेल नीति लेकर आ रहे हैं। इसमें खेलों, खेल अधोसंरचनाओं, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल गेम्स, हमारे कोच को देश में भी ट्रेनिंग करें, विदेश में भी ट्रेनिंग करें और इंटरनेशनल लेवल का उसको एक्सपोजर भी मिले, उसके लिए भी हम स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रावधान कर रहे हैं। उसमें से ही मुझे कई लोगों को ट्रेनिंग देनी है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि आज देश में सरकार के पेरोल पर स्पोर्ट्स कोटे से करीब 25,000 खिलाड़ी हैं। उन खिलाड़ियों को रेलवे के टिकट काटने आदि का काम करवाने की बजाय कोच की ट्रेनिंग देंगे, जिससे अच्छे खिलाड़ियों को वो तैयार कर सकें। इस बात का प्रावधान खेल नीति में करने जा रहे हैं। 25,000 ऐसे एथलीट है स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट की जॉब में है, उसको सशक्त करना है। नई टीम्स, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय खेल मंत्री ने यह भी कहा कि हम 2036 में देश में ओलंपिक खेल आयोजित कराना चाहते हैं। इसके लिए हमें देश की खेल अधोसंरचनाओं का विकास कर वैश्विक स्तर पर टॉप 10 कंट्री में आना है। हम 9 से 15 वर्ष के सभी खिलाड़ियों को सभी प्रकार के अवसर देंगे। उनके आगे आने के बाद हम उन्हें सभी जरूरी प्रशिक्षण देकर उनके आहार पर विशेष ध्यान देंगे। सरकार हर खिलाड़ी की प्रतिभा के अनुसार उसके खेल का विकास कर उसे और हुनरमंद बनाएगी। भारत में खेलों की अधोसंरचना ही नहीं बल्कि पूरे तंत्र को व्यवस्थित करने में भारत की सरकार गंभीरता से काम कर रही है और इसके संकेत केंद्रीय खेल मंत्री ने भोपाल में दे दिए हैं। उम्मीद कर सकते हैं जिस खेल नीति पर भारत की सरकार काम कर रही है वो आगामी दिनों में भारत में खेलों की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ के, जिसका आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 54 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी, जिनमें से 10 लाख कल्पवासी और बाकी 40 लाख तीर्थयात्री थे। तो वहीं अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दिन ब दिन प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में अगलगी की घटना मामले में सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी आग से नुकसान का भी आकलन करेगी। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी सिलेंडर की क्वालिटी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर अगलगी की घटना को लेकर महाकुंभ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गैस सुरक्षा को लेकर उद्घोषणा भी शुरू हो गई है। महाकुंभ मेले में एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
तो आज के भारत एट 7 में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।